अचानक बारिश शुरू हो जाने की वजह से वो दोनों परेशान हो गए। इस्माइल आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर होटल में आ गया, जबकि इज़ा उसके साथ होटल के अंदर आ गई। उफ, इतनी देर लगा दी दामियार ने आने में, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, अब तो हम कहीं नहीं जा सकेंगे। मैं दामियार को मना ही कर देती हूँ कहीं चलने से। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते बोली, जबकि इस्माइल भी उसके पीछे ही आने लगा। अब यकीनन इस तेज़ बारिश में वो भी कहीं भी जाने की कंडीशन में नहीं थे। अब दोनों की लव मैरिज है। वो ऊपर की तरफ चलते उससे सवाल करने लगा। इज़ा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। जिस तरह दामियार उसको प्रोटेक्ट करता था, यकीनन सब लोग उनकी शादी को लव मैरिज समझते थे। आप लोगों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप उससे बहुत छोटी लगती हैं। मेरी बीवी भी उम्र में मुझसे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हमारी अरेंज मैरिज थी। इज़ा ने पूछा नहीं, लेकिन वो फिर भी उसे बताने लगा था। काफ़ी देर नहीं लगा दी रानिया और दामियार साहब ने, अब तक तो उन्हें नीचे आ जाना चाहिए था। लगता है वो भी बारिश की वजह से नीचे नहीं आए। वो सीढ़ियाँ तय करते कमरा नंबर 106 को देख रहे थे, जो बाहर से लॉक था। आपके हस्बैंड शायद रानिया को बुलाने गए थे, वहीं पर होंगे, वो कहते हुए आगे बढ़ने लगा। जब उसके पैर का दर्द यकीनन कम हो चुका था, अब वो लड़खड़ा कर नहीं चल रहा था। इज़ाब आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे एक कदम उठाने लगी, जबकि कमरा नंबर 107 का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे के दरवाजे पर खड़े वो दोनों जैसे सकते में रह गए। ऐसे लगता था जैसे होटल की छत उनके सर पर आ गिरी हो। बेयकीनी थी उन दोनों की आंखें तहैयर ज़दा थीं। इज़ा की आंखों के सामने पीछे की तरफ वो बिल्कुल बरहना हालत में खड़ी थी, जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद ना था, जबकि कुछ फासले पर खड़ा दामियार उसे देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ था, डर था, शायद पकड़े जाने का। जबकि उसके साथ खड़ा इस्माइल खानज़ादा चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए कमरे के अंदर कदम रख चुका था। अपने हाथों को बुलंद करते उसने ताली बजाई थी। अंदाज ऐसा था जैसे किसी को गुनाह करते हुए पकड़ लिया, और वो गुनाह ही तो था। एक औरत के पास, इंतहाई पास खड़े, जिसके जिस्म पर एक कपड़ा भी मौजूद ना था। वो उसकी जानिब देख रहा था। आगे खड़े आदमी से तो उसे कोई मतलब ही ना था। वो तो बस पीछे खड़ी उस मासूम लड़की की सुनहरी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता था। इज़ा, उसके लब हल्के से वाह हुए कि आवाज़ उस तक नहीं पहुंची थी। बस वो बेआवाज़ सा उसे देख रहा था, जबकि आंखों में उभरता खौफ मजीद फैल रहा था। जब इस्माइल उसके सामने आ रुका, अपनी बीवी पर कपड़ा डालने की या फिर सिचुएशन को समझने की उसने कोशिश नहीं की। वो तो दामियार शाह को देख रहा था, जो रानिया के वजूद से आंखें फेरे सामने खड़े इस्माइल खान से पीछे की तरफ नजर आती उस लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखों में अब बेयकीनी देखकर उसे 100 दफ़ा मौत आनी थी। तो अब समझ में आया दामियार शाह, आपको नीचे आने में इतना वक्त कैसे लग गया। मेरी बीवी के साथ अपना वक्त रंगीन कर रहे थे ना आप। अगर हम लोग ऊपर ना आते तो यकीनन ये मीटिंग और लंबी होने वाली थी। लगता तो ऐसे है जैसे ये मीटिंग शुरू हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आप लोगों को और वक्त चाहिए होगा ना दामियार शाह, क्योंकि आपके बदन पर तो अभी कपड़े मौजूद हैं। अरे फिक्र मत कीजिए, हम चलते हैं, आप अपना शुगल जारी रखें। इस्माइल, मुझे लगा आप अंदर आ रहे हो। चटाख चटाख चटाख, घटिया जलील औरत, मुंह बंद कर अपने आशिक के साथ रंगजलियाँ मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है और बकवास कर रही है फिर मेरे सामने। वो बेहद गुस्से से धारता हुआ उस पर थप्पड़ों की बौछार कर चुका था। रानिया अपने जलते गालों पर हाथ रखे वहीं बैठी तड़प कर रोने लगी। इस्माइल, यकीन करो, मैंने जो बेडशीट ओढ़ रखी थी उसे आग। चुप कर बेगैरत औरत, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। अगर तू सच्ची होती तो इस तरह यूं बेलिबास होकर इसके सामने ना खड़ी होती। वो सच बोल रही। दामियार ने कुछ बोलना चाहा, जब इस्माइल ने उसकी तरफ बढ़ते उसको गिरेबान से पकड़ लिया। खबरदार, जो तूने एक लफ्ज़ भी कहा। बहुत पैसा है ना तेरे पास, बहुत दौलत है ना, बता क्या तेरी दौलत मेरी इज्जत वापस कर सकती है। वो उसका गिरेबान पकड़े सवाल कर रहा था, जबकि उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय वो तो उसको देख रहा था, जो खामोशी से अपनी मासूम आंखों में आंसुओं का समंदर लिए कभी दामियार की जानिब देखती तो कभी रानिया की तरफ देख रही थी। और फिर जैसे हर चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, वो अगले ही लम्हे उल्टे कदमों से पीछे की तरफ भाग निकली, जबकि दामियार एक झटके से इस्माइल को पीछे की तरफ धक्का देता उसके पीछे की तरफ भागा था। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली, जबकि दामियार भी उसके पीछे ही आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इज़ा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, शायद इस तरह की सिचुएशन की वजह से बौखला गई थी। इज़ा, मेरी बात सुनो प्लीज़, एक दफ़ा मेरी बात सुनो। वो तेज़ी से नीचे की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जब अचानक दामियार ने उसके पास पहुंचते उसके बाजू को एक ही जस्ट में अपनी गिरफ्त में लेते तेज़ी से कदम वापस ऊपर की जानिब बढ़ाए और अपनी जेब से अपने कमरे की चाबी निकालते वो जल्दी से कमरे को
अनलॉक करता उसे लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसका कांपता हुआ वजूद महसूस करके वो समझ चुका था कि उस वक्त कितनी ज़्यादा मेंटल टेंशन में है। उसे बेड पर बिठाते वो परेशानी से उसका चेहरा देखने लगा। उसने जल्दी से साइड टेबल से पानी का ग्लास भरकर उसके लबों से लगाया और फिर वहीं उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर अजीब तरह के तासुरात थे। वो यकीन कर रही थी या यकीन नहीं कर पा रही थी, दामियार को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, लेकिन वो डरी और घबराई हुई ज़रूर थी। मेरी बात सुनो प्लीज़, तुमने जो वहाँ देखा वो सब कुछ झूठ था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। एक एक लफ्ज़ झूठ था, प्लीज़ मेरा यकीन करो। मैं कमरे में गया तो देखा वो सिर्फ बेडशीट लपेट कर बाहर खड़ी थी। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आया। जब मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, मैं वापस उसकी मदद करने कमरे में गया तो उसकी उस चादर को आग लगी हुई थी, बल्कि आग पूरी तरह से उसके कपड़े को जला चुकी थी। वो चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या करूं। उसकी मदद करने की खातिर उस वक्त जो मुझे समझ आया वो किया। मैंने वो कपड़ा उतार कर आग की तरफ फेंक दिया। मेरी नीयत ख़राब नहीं थी, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। अगर मैं ये ना करता तो उसकी जान चली जाती। वो उसके कदमों में बैठा उसे सच्चाई बता रहा था, जबकि इज़ा अजीब बेचैन नज़रों से उसे देख रही थी। प्लीज़ मेरा यकीन करो, वो उसके चेहरे को देखते मिन्नत भरे लहजे में बोला। जब इज़ा ने निगाहें उसके चेहरे से हटाई, वो अगले ही लम्हे उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ चुका था। प्लीज़ इज़ा, इस तरह से चेहरा मत फेरो, यकीन करो मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे तुम्हारी नज़रों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दामियार का अंदाज़ बहुत अजीब था। इज़ा को उसकी बातों से वहशत होने लगी थी। इस तरह से तो फिर पूरी दुनिया मेरी दुश्मन है, कोई मेरा अपना नहीं है। यहाँ कोई मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता, सब मेरे दुश्मन है। कोई मेरी खुशियाँ नहीं देख सकता। हाँ इज़ा, मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग मेरी खुशियाँ नहीं देख सकते। ये जलते हैं मुझसे। मुझ जैसे इंसान को तुम मिल गई ना, इसीलिए हर कोई जलता है मुझसे, तुमसे। तुम्हें कह रहा था ना उस दिन, मैं रानिया से बात मत करो, उस रानिया से दूर रहो। देखा उसने कर दिया ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए शक पैदा। कोई अच्छा नहीं है, ये सब लोग बुरे हैं। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा मैं। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये सब लोग तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ साजिशें करते हैं। सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन करो, तुम्हारे साथ मैं कभी दगा नहीं कर सकता। वो बेड पर बैठी हुई थी। जब उसके कदमों के बिल्कुल साथ बैठे वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे दीवानों की तरह बोल रहा था। उसके लफ्ज़, उसकी आंखों में आंसू, उसकी बेकरारी उसके सच्चे होने की गवाही थी। लेकिन ये गवाही तो वो कबूल नहीं कर सकती थी। हाँ, वो अपनी गवाही खुद नहीं दे सकता था, उस रानिया को भी गवाही देनी होगी। उसने अचानक उसका हाथ थामा। उसने घबरा कर उसे देखा, जबकि वो उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा। उसके हिज़यानी अंदाज पर इज़ा घबरा कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं रुका, बल्कि उसे यूं ही घसीटते वापस उसी कमरे में ले आया जहां वो थोड़ी देर पहले मौजूद थे। रानिया की हालत अब कदरे बेहतर थी। उसके जिस्म पर उस वक्त लिबास मौजूद था, लेकिन चेहरे पर मौजूद जख्मों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसके शोहर ने दरिंदों की तरह पीटा है उसे। कहो कहो ईज़ा से, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हम दोनों में ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। बताओ ईज़ा को, बताओ। वो दीवानों की तरह बोलता। ईज़ा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामे हुए था कि अगर ये हाथ छूट गया तो वो उसे छोड़ देगी। बताओ इसे, बताओ ना कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डैमेट, बताओ इसे। वो गुस्से से दहाड़ा, जबकि रानिया की हालत से उसको खौफ महसूस हो रहा था। बोलो कुछ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ इसे कि तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो गुस्से से लहू रंग आंखें लिए आतिशफिशां की तरह फट रहा था, जबकि रानिया बर्फीली पथराई हुई आंखों से उसे देख रही थी। यार शनाया, मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के किसी भी पार्टी में आना चाहिए था। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ आकर हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करना है। इतनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, हम कहीं और चलते हैं, कहीं और चलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ वक्त बर्बाद करने की भला क्या तुक बनती है? तुम्हारे इस जनाना कज़न की सालगिरह भी बिल्कुल जनाना स्टाइल में ही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमें यहाँ बोर होना चाहिए। कम अनजान, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाऊँगा, आई प्रॉमिस। वहाँ कम अज़ कम हम हरगिज़ बोर नहीं होंगे। वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ शनाया का मूड ख़राब होने लगा। कितनी मुश्किल से वो उसे मना कर यहाँ तक लाई थी, और वो फिर से उसे यहाँ से आते ही नखरे दिखाने लगा था। ज़बर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो आप पहले मान नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल से माने हैं, और अब यहाँ तक आकर आप ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और आपने देखा नहीं क्या, मिकी भैया ने कितनी दफ़ा हमें कहा, इतना इसरार किया, कितनी मोहब्बत से हमें यहाँ इन्वाइट किया,
और हम यहाँ आकर इस तरह से वापस चले जाएं? हरगिज़ नहीं, आपको मेरे साथ अंदर आना होगा, और अब अगर आपने अब कुछ कहा ना इस बारे में तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी आपसे। वो उसे देखते हुए नाराज़गी से बोली, यार शनाया, मुझे तुम्हारे उस जनाना कज़न की सालगिरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे समझाऊँ तुम्हें? वो चिपका चिपकी करता है, मुझे ऐसी चीज़ों से इरिटेशन होती है। वो मर्द है, लेकिन उसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं। वो उसे समझा रहा था, जबकि शनाया का मूड ख़राब देखकर अब की दफ़ा उसने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया था और उसकी तरफ आते उसकी साइड का दरवाज़ा भी खोला। अच्छा ना, अब मूड मत ख़राब करो। चलो, मेरा वैसे भी मूड अच्छा नहीं, वो उसे देखते हुए बोला, जबकि उसके मान जाने पर वो मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरी। आओ ज़बर, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी आयो। मिकी उसे देखते तकरीबन भागते हुए उसके पास आया, जबकि ज़बर ने बड़ी मुश्किल से 2 कदम पीछे हटते खुद को उसकी पहुंच से दूर करने की कोशिश की। क्या हुआ? अब भी तुम मुझे हग नहीं करोगे? इस वक्त तो तुम ऑन ड्यूटी नहीं हो ना? वो खफकी से सर हिलाते हुए बोला, जबकि ज़बर ने एक नज़र शनाया को देखा। मेरी बीवी को पसंद नहीं कि मैं उसकी मौजूदगी में किसी और को गले लगाऊं, वो अचानक बोला। तो शनाया ने झटके से मुड़कर उसे देखा। व्हाट? शनाया? वो दिल पर हाथ रखे बेयकीनी से शनाया को देख रहा था, जो खुद भी कंफ्यूज लग रही थी। आई कैंट बिलीव तुम अपने शोहर के लिए इतनी पोजेसिव हो। वो सीने पर हाथ रखता खालिस औरतों वाले अंदाज में बोल रहा था, जबकि शनाया सिर्फ कंधे उचका गई। हाँ, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है, इसे पसंद नहीं, और मैं इसकी पसंद के खिलाफ कोई काम नहीं करता। वो सारी बात बड़े मज़े से उसके सर पर डालता आगे बढ़ चुका था, जबकि शनाया उसके पास खड़ी अपने कपड़ों और जूतों पर उसके कमेंट्स ले रही थी। उसके लिए वही सबसे ज़्यादा फैशनेबल इंसान था और फैशन की समझ सबसे ज़्यादा उसी को थी, तो शनाया उसी से टिप्स लेती थी। मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ आए ज़बर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आज तुम आओगे। तुम मिकी को पसंद नहीं करते ना, तो मुझे यही लगा था कि तुम आने से इनकार कर दोगे। डीएसपी सर उससे मिलते हुए बोले थे। मैं इस बोरिंग पार्टी में हरगिज़ नहीं आना चाहता था सर, लेकिन आपकी बेटी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई। उसने बिना बात को लंबा खींचे जवाब दिया था। हाँ, वो मिकी बहुत ज़्यादा इसरार कर रहा था, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे सच में खुशी हुई है। यकीन करें, आपकी बेटी नहीं कहती तो कभी ना आता। मेरा इरादा इसे कहीं और घुमाने लेकर जाने का था, लेकिन आपकी बेटी को यहाँ आना था। खैर, घुमाने तो मैं इसे अभी लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरा ज़्यादा देर इस बोरिंग पार्टी में रुकने का इरादा नहीं है कोई भी। वो किसी राजदार की तरह उन्हें अपनी प्लानिंग सुना रहा था। डोंट वरी, मैं सबको कह दूंगा कि शनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो भी इस तरह की शरारती लबो लहजे को अपनाते हुए बोले थे। ये हुई ना बात, बस अब आपकी बेटी ये पार्टी छोड़ने के लिए राज़ी हो जाए तो समझे काम हो गया। वो एक नज़र शनाया की तरफ देखते हुए बोला, जो पार्टी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मतलब ये कि तुम उसे निकाल कर ले जाना चाहते हो? वो उसकी तरफ झुकते हुए देखकर बोले थे उसे। आप मदद करेंगे मेरी? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, तुम्हारी मदद करूँगा मैं ज़रूर। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। वैसे आप मेरे ससुर हैं, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए अपने भतीजे की सालगिरह से अपनी बेटी और दामाद को भगाते हुए। उनका इतना साथ देना जहाँ उसे अच्छा लग रहा था, वहीं उन्हें शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला। लेकिन वो शर्मिंदा हुए नहीं। मैं एक बहुत अच्छा ससुर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा दामाद मेरी बेटी को इससे बेहतर जगह पर लेकर जाए। फिर आप एक अच्छे ससुर नहीं, बल्कि एक अच्छे फादर हैं, क्योंकि यहाँ भी आप अपनी बेटी के बारे में पहले सोच रहे हैं। वो उनकी बात की दुरुस्तगी करते हुए बोला। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी मदद ना करूं? वो अब की दफ़ा सीरियस अंदाज में बोले। अरे ससुर जी, आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। प्लीज़ मदद कीजिए, हमें निकलवाइए यहाँ से, वरना आपका ये भतीजा जल्द ही मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा। मैं बिल्कुल महफूज महसूस नहीं कर रहा यहाँ पर। वो अब की दफ़ा जैसे अपने दिल का डर जुबान पर ले आया। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। वो हंसते हुए जैसे उसे यकीन दिला रहे थे। शनाया, चलो ना, यहाँ से चलते हैं, ये पार्टी बहुत बोरिंग नहीं लग रही तुम्हें? वो उसे देखते हुए बोला। तो अब की दफ़ा शनाया ने ना सिर्फ उसे घूरा और ना ही नाराज़गी जताई, बल्कि मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। बोरिंग नहीं, बहुत बोरिंग है ज़बर, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे तो मिकी भैया को बुरा लगेगा ना? वो होंठ बाहर को लटकाए हुए बोली। तो ज़बर ने बड़े प्यार से उसे थाम कर खुद के करीब किया। मेरा प्यारा काका, मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। यार, ये हमारे टाइप की पार्टीज नहीं है। खैर कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ से निकलने का इंतज़ाम कर लिया। वो उसे देखते हुए अंदाज़ा लगा चुका था कि यकीनन वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। वो कैसे? वो राजदाराना अंदाज में उससे पूछने लगी। उसे यकीन नहीं आया कि वो सच में उससे यहाँ से निकालने का प्लान बना चुका है। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, तुम पीछे वाले रास्ते से वॉशरूम का बहाना करके बाहर पहुँचो। वो उसे देखते हुए बोलता तेज़ी से बाहर की तरफ चला गया, जबकि मिकी जो उसकी तरफ आ रहा था उसे भागते देख शनाया
शोनाया के पास आ रुका। शोनाया, इसे क्या हुआ? वो इस तरह से क्यों भाग गया? खैरियत तो थी ना? वो परेशानी से पूछने लगा। फ़ोन कॉल, उन्हें फ़ोन कॉल आ गई थी तो वही सुनने गए हैं। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करती हूँ, वो दांतों की नुमाइश करते बोली, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। जल्दी आना, मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाऊंगा। वो मुस्कुराते हुए उसे जाने का इशारा करते बोला तो वो अगले ही लम्हे वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी।